ये कहानी शुरू होती है नामा प्रिजन का इंट्रोडक्शन कराते हुए। हमें बताया जाता है कि ये दुनिया का बहुत ही सिक्योर जेल है जो कि किसी एक फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर बसा है और यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया गया है जिससे ये और भी सिक्योर माना जाता है। और यहाँ के गार्ड्स भी दुनिया भर से चुने गए इलीट लोगों में से हैं और अब तक इस जगह से कोई भी प्रिजनर भाग नहीं पाया है। लेकिन तभी उस जेल का इमरजेंसी अलार्म जोर से बज उठता है और पता चलता है कि बिल्डिंग 13 से कुछ प्रिजनर भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो 4 प्रिजनर थे, इनमें 11, 25, 69 और 15। असल में ये ऊनो, नीको, रूको और जूगो नाम के लड़के थे। इन चारों की रेपुटेशन ही ऐसी है कि वो जिस भी प्रिजन में जाते हैं वहां से भागना उनकी आदत बन जाती है। वहीं सर्वेलांस रूम में हाजी में बैठकर उन्हें बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसके साथ बिल्डिंग 13 का गार्ड ताना बटाड़ा भी होता है। उधर वो चारों भागने की कोशिश में कई तरह के ट्रैप्स और ऑब्स्टिकल का सामना करते हैं। उन्होंने अपने खेलने वाले कार्ड्स में से एक का इस्तेमाल करता है और उससे उसे पता चलता है कि वहाँ लेजर ट्रैप लगा है। उनो, रॉक और निको उसे अवॉइड करने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन असल में जूगो पहले से ही उस ट्रैप को डिसआर्म कर चुका होता है और उसने ये बात किसी को बताई नहीं होती। और नतीजा ये होता है कि दूसरा ट्रैप अचानक ही ट्रिगर हो जाता है और दीवारें उनके ऊपर बंद होने लगती है। वो सभी तुरंत ही दिमाग लगाकर दीवार पर चढ़ जाते हैं और वहां से बच निकलते हैं। आखिरकार वो एक एयर वेंट में पहुंचते हैं और हाजी में ये सब देखकर फ्रस्ट्रेशन से सिर पकड़ लेता है। लेकिन मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं होती। एयर वेंट में स्लीपिंग गैस छोड़ दी जाती है और चारों पैनिक में जल्दी जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। अब वो मेज में पहुंच जाते हैं जहां पर हाजी में को इस बात से थोड़ा चैन मिलता है कि अब वो यहीं पर फंस जाएंगे और यामाटो उन्हें पकड़ लेगा। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब उस मेज में यामाटो खुद ही उनसे ज्यादा भटक जाता है और वहीं पर उलझ कर रह जाता है। इसी बीच गार्ड्स मेज में उन्हें घेर लेते हैं। जूगो पर गोली चलाई जाती है लेकिन नीको बीच में आकर उसे बचा लेता है और सबको लगता है कि नीको मारा गया, लेकिन असल में ट्रैंकुलाइजर का उस पर उल्टा असर होता है और वो और भी ज्यादा एक्टिव और हाइपर हो गया था। फिर वो चारों कई और सारे ट्रैप्स को चकमा देते हुए और गार्ड्स को डॉज करते हुए आखिरकार एग्जिट गेट तक पहुंच जाते हैं। वहां पर मल्टीपल लॉक्स लगे थे। यहाँ पर जूगो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो उन्हें खोल सकता है और पहली बार कोशिश करने पर काउंटडाउन शुरू हो जाता है और वो गेट ब्लास्ट होने वाला होता है। दूसरी बार कोशिश करने पर टाइमर और भी कम हो जाता है, लेकिन किसी तरह तीसरी बार में जूगो उस गेट को सक्सेसफुली अनलॉक कर देता है। गेट खुलते ही तीनों फ्रेश एयर का मजा लेने लगते हैं। तभी हाजी में उनके सामने आकर खड़ा हो गया था और वो कहता है कि जब तक वो जिंदा है यहाँ से कोई भाग नहीं सकता और वो कुछ ही देर में ऊनो और रॉक को गिरा देता है। नीको डर के मारे ही बेहोश हो गया था और जूगो के पास अनलॉकिंग स्किल्स के अलावा कोई लड़ाई की एबिलिटी नहीं थी और नतीजा ये होता है कि सबको वापस जेल में भेज दिया जाता है। हाजी में उन्हें डांटता है लेकिन चारों इनमेट खुश रहते हैं क्योंकि कम से कम इस बार वो एग्जिट गेट तक पहुंच गए थे। हाजी में लॉक्स लगा रहा होता है तभी जूगो उसे बुलाता है और कहता है कि वो बोर हो रहा है। फिर वो चारों अजीब रिक्वेस्ट्स करने लगते हैं। प्रिजन में दिए गए फैंसी लैपटॉप का इस्तेमाल करके वो नीको के लिए डीवीडी ऑर्डर करने लगते हैं। तभी उन्हें न्यूज में दिखता है कि एक मर्डरर ने भयानक क्राइम्स किए हैं। वो सब मजाक उड़ाते हैं कि अच्छा हुआ वो क्रीप यहाँ पर नहीं आया, लेकिन फिर हाजी में से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि उन्हें उनके सेल के पास ना भेजा जाए। हाजी में खुद को बहुत ही कंट्रोल करता है ताकि वो गुस्से में उन्हें पीट ना दे। कुछ समय के बाद चारों जूगो की लव लाइफ पर डिस्कशन करने लगते हैं। सब कहते हैं कि जूगो में लड़कियों को अट्रैक्ट करने जैसी क्वालिटीज बिल्कुल नहीं है, तो जूगो मजाक में कहता है कि उसे लड़के भी पसंद है, शायद इससे लड़कियां अट्रैक्ट हो जाए। यह सुनकर सब हंस पड़ते हैं और वो प्रिजन की सारी सुविधाओं को देखकर कहते हैं कि ये जगह तो प्रैक्टिकली घर जैसी लगती है। अगले दिन जूगो फिर से भागने की कोशिश करता है लेकिन इस बार 10 मिनट से भी कम समय में वो पकड़ लिया जाता है। लेकिन जूगो को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने प्रिजन में एक लड़की को देख लिया था। बाकी तीनों भी एक्साइटेड होकर उसे देखने दौड़ते हैं, जहाँ पर हाजी में गुस्से में आकर उन्हें डांटता है लेकिन वो लड़की पर ध्यान देते रहते हैं। वो उसे टीज करते हैं कि हाजिमे की गर्लफ्रेंड आ गई है, लेकिन वो लड़की बताती है कि वो दरअसल हाजिमे का भाई होशी है जो ट्रैप में आया है। वार्डन मकामो प्रिजन लौट आती है और हाजिमे को बुलाती है। वो जूगो होशी के पास पहुंचता है और उससे बातें करता है। जूगो बताता है कि वो किसी भी लॉक को आसानी से खोल सकता है, लेकिन उसके रिस्ट और नेक और एंकल पर लगे ब्लैक साइकिल्स को नहीं खोल सकता। ये साइकिल्स उस पर तब लगाए गए थे जब वो पिछले प्रिजन में सो रहा था। उसे बस इतना याद है कि एक गार्ड था जिसके नेक पर स्कार था। तब से वो अलग अलग प्रिजन में उसे ढूंढता फिर रहा है ताकि इन साइकिल से छुटकारा पा सके और यही उसका अल्टीमेट गोल भी है। मामोको हाजिमे की ताकत और कैपेबिलिटी की तारीफ भी करती है और बताती है कि इसी वजह से उसे बिल्डिंग 13 का चार्ज दिया गया है। वो पूछते हैं कि आखिर क्यों ये चारों कैदी यहाँ से भाग नहीं रहे जबकि बाकी प्रिजन से वो हमेशा भाग जाते थे। हाजिमे कोई जवाब नहीं देता और बस फाइल्स लाकर देने का वादा करता है। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मामोको सीक्रेटली हाजिमे पर क्रश रखती थी। वहीं रोल कॉल के दौरान जूगो मिसिंग पाया जाता
जाता है और ढूंढने पर वो हाजिमे को नाइट ड्यूटी रूम में सोता हुआ मिलता है। जुगो कहता है कि वो बाकी लोगों के खर्राटे और उनकी हंसी की वजह से वहां पर सो गया था। कैफेटेरिया में रॉक खुशी खुशी अपना खाना एंजॉय कर रहा था और सीरो केक लेकर आता है। बाद में उन्होंने जुगो को रूबिक्स क्यूब समझाता है जिसे जुगो तुरंत सॉल्व भी कर देता है। कुछ समय के बाद हाजिमे लंबी चेकिंग के बाद मामोको को उन चारों कैदियों की फाइल्स देता है। यहाँ पर मामोको ब्लश करती है क्योंकि उनके हाथ एक दूसरे से टच हो गए थे। तभी वहाँ पर सैलमन बीच में आकर हाजिमे को पंच कर देता है और फाइल से हमें पता चलता है कि निको ड्रग से जुड़े मामले में पकड़ा गया था। रॉक ने गैंग राइट शुरू कर दिया था और उनो इलीगल गैम्बलिंग करता था और वहीं जुगो चोरी के चार्जेस में पकड़ा गया था, लेकिन हर बार ये प्रिजन से भाग जाते थे। मामोको कहती है कि नए कैदी भी लाए जाएंगे। तभी सुकुमो नाम का एक निंजा टाइप कैदी सेल 13 में लाया जाता है, लेकिन उसकी सारी निंजुत्सु ट्रिक हाजिमे के सामने फेल थी और वो खुद ट्रैप में फंस जाता है और उसे सेल 11 में भेज दिया जाता है। और अब शुरू होता है न्यू ईयर्स का टूर्नामेंट। सेल 13 को भी इसमें शामिल किया जाता है और प्राइज के तौर पर विनर्स को अपनी पसंद का कोई भी आइटम चुनने की आजादी दी जाएगी। और वहीं सुपरवाइजर हाजिमे, कीजी, केनु और सैलमन आपस में बहस करते हैं। पहला इवेंट कैलीग्राफी कंपटीशन का होता है जिसमें जुगो फेल हो गया था, लेकिन यामाटो और हाजिमे अपनी खूबसूरत हैंडराइटिंग से जीत हासिल कर लेते हैं। दूसरा इवेंट मचाई पाउंडिंग और डारूमा ड्रॉप का मिक्स होता है जिसमें रॉक और यामाटो भाग लेते हैं। रॉक का पुराना सेलमेट लीक भी आता है और उससे बदला लेने की कोशिश करता है, लेकिन रॉक उसे एक ही पंच में हरा दिया था। यामाटो भी इंस्पायर होकर अपने अपोनेंट को एक पंच में हरा देता है और इस तरह बिल्डिंग 13 आगे निकल जाती है। तीसरा इवेंट हायाकुन और ईसु गेम होता है जिसमें सेडारू और ऊनो भाग लेते हैं। ऊनो अपोनेंट की बॉडी लैंग्वेज पढ़कर उन्हें आसानी से हरा देता और जीत लेता है। इसी बीच निको मेडिसिन लेकर आता और वहाँ पर उसे हवा में फ्लोटिंग कुछ नजर आता है। घबराकर वो वापस भागता और सबको बताता है। इधर ऊनो गेम जीत लेता और फिर अनाउंसर मित्सारू अगले इवेंट का ऐलान करता है जो था बेब्लेड स्टाइल टॉप स्पिनिंग बैटल का। टीम का इंट्रोडक्शन कराया जाता और सुपरवाइजर सैलमन अपनी टीम लेकर आता है जिसमें इनमेट यूपा और काई होते हैं। निको तुरंत यूपा को पहचान लेती है। ये वही आदमी है जिसे उसने हवा में फ्लोटिंग करते हुए देखा था। वो हाजिमे को दिखाने के लिए यूपा को अरीना में खींच लाता है। यहाँ पर अनाउंसर गलती से एज्यूम कर लेता है कि इस मैच के पार्टिसिपेंट्स हाजिमे और निको ही हैं। अब हाजिमे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और मजबूरी में उसे पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है। मैच शुरू होते ही सैलमन यूपा और काई को ऑर्डर देता है कि वो हाजिमे पर हमला करे, लेकिन इससे पहले कि वो हाजिमे पर हमला करते निको बीच में आकर उन्हें रोक लेता है। यूपा तुरंत चाहता है कि वो और काई मिलकर निको को हराए, लेकिन काई बिल्कुल भी लड़ाई वाला इंसान नहीं था। वो कहता है कि उसे फाइटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं, बल्कि उसे सोना ज्यादा पसंद है। और नतीजा ये होता है कि काई मैच से बाहर निकाल दिया जाता है और निको अकेला यूपा का सामना करता है। अब यहाँ पर यूपा निको पर हमला करता है और निको यहाँ पर उससे कहता है कि वो उसे फ्लोट करना सिखा दे। यूपा हंसकर कहता है कि निको बहुत ही वीक है और वो उसे अपना किंग कॉन्ग टेक्निक कभी नहीं सिखा सकता। इतना कहकर वो उस पर फिर से हमला करता है। दूसरी ओर सैलमन और हाजिमे के बीच लड़ाई जारी होती है। वहीं मामोको पूरे इवेंट्स को स्टैंड से ध्यानपूर्वक देख रही होती है। यहाँ पर हाजिमे पूरी कोशिश करता है कि सैलमन से लड़ाई अवॉइड करे और स्पिनिंग टॉप के करीब पहुंचे। इसी बीच यूपा हाजिमे पर एक पावरफुल किंग कॉन्ग अटैक करता है जिसकी टेक्निक सस्पिशियसली कामिया मीहा जैसी लगती है। ये देखकर निको और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उससे वो अटैक भी सिखाने को कहने लगता है। निको तुरंत ही लेंग की मूव्स को परफेक्टली मिमिक करने लगता है और बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने रॉक से लड़ाई के दौरान किया था। जुगो, रॉक और ऊनो ये सब देख रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि निको कितनी आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता है। काई सजेस्ट करता है कि निको उसका डिसाइपल बने। काई बताता है कि उसका विश रिक्वेस्ट यही था कि उसे एक डिसाइपल मिले जिसे वो ट्रेन कर सके। निको अपनी बारी में कहता है कि उसका प्राइज एक वीडियो गेम कंसोल होगा। ये सुनकर यूपा उसका मजाक उड़ाता है और उस पर फिर से अटैक करता है, लेकिन कंडीशन रखता है कि अगर निको उसे हरा देता है तो वो मास्टर बनने पर विचार करेगा। सैलमन हाजिमे से लड़ाई जारी रखती है और उस पर आरोप लगाता है कि उसने मामोको को अपने इनमेट्स के बारे में झूठ बोला है, लेकिन हाजिमे पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। आखिरकार वो एक जाइंट स्पिनिंग टॉप सैलमन पर फेंक देता है और उसे हराकर वो बाहर कर देता है। अब यूपा और निको के बीच अंतिम टक्कर होती है। यूपा फिर से निको पर जोरदार हमला करता है, लेकिन इस बार निको उसकी टेक्निक कॉपी करके उसे के खिलाफ इस्तेमाल कर देता है और वो उसे हरा देता है और इस तरह से बिल्डिंग 13 को विनर घोषित कर दी जाती है। इसी समय दूसरी लड़ाई भी खत्म होती है जिसमें कीजी और केनु के बीच मुकाबला होता है। वहां पर केनु जीतता और इसका मतलब ये था कि अब लास्ट राउंड बिल्डिंग 13 और बिल्डिंग 4 के बीच में होने वाला है। इसी बीच मित्सु मामोको के ऑफिस में पहुंचता और मजाक करता है। फिर दोनों वापस अरीना की ओर वापस आ जाते हैं ताकि बिल्डिंग 4 और 13 की प्रोग्रेस पर चर्चा कर सके। फाइनल राउंड से पहले मामोको प्रिडिक्ट करती है कि ये मैच गार्ड की असली ताकत इनमेट्स को दिखाएगा। मित्सु उसकी इस बात पर उसे और भी ज्यादा टीज करता है।
प्रिजन के एक और हिस्से में सैलमन और इनोरी अपनी हार पर चर्चा कर रहे होते हैं। इनोरी बताता है कि काई ने उसे होममेड मेडिसिन दी थी जिसकी वजह से वो जल्दी हील हो गया। सैलमन उसे याद दिलाता है कि काई की इन्हीं हरकतों की वजह से उसे जेल हुआ था। वो ये भी बताता है कि काई ने हाजिमे और निको के खिलाफ नंबिंग एजेंट का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो उन पर काम नहीं कर पाया। दूसरी ओर हाजिमे प्रिजन के एक कोने में था और वो कहता है कि वो अब बहुत थक चुका है। अरीना में मित्सु फाइनल मैच का अनाउंस करता है जो कि बिल्डिंग 4 और बिल्डिंग 13 के बीच थी, और यहाँ पर मामो को रूल्स अनाउंस करती है कि एक सेक बैरल ओपनिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है। सेल 13 की तरफ से जोगो को चुना जाता है कि वो पार्टिसिपेट करे। उधर केनू अपनी इच्छा जताता है कि वो हाजिमे से लड़े। थोड़ी बहस के बाद मैच शुरू हो जाती है और केनू और हाजिमे लड़ाई में भिड़ जाते हैं, जबकि मौसासी जुगो को टारगेट करता है। उसकी ताकत बेहद खतरनाक साबित होती है और वो जुगो पर भारी पड़ने लगा था। हाजिमे और केनू वेपन का इस्तेमाल करते हुए फाइट कर रहे होते हैं। इसी बीच मुआसी जुगो से उसके सैकल्स मांगता है और अपनी स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबसन टेक्निक दिखाता है जिससे वो फायर को कंट्रोल कर सकता था। जुगो अपने आर्म्स को ब्लेड में ट्रांसफॉर्म करके मुआसी पर हमला कर देता है, लेकिन मित्सु सजेस्ट करता है कि फोकस टूर्नामेंट से हटाकर बाहर क्यों हो रहा है। वहीं प्रिजन के दूसरे हिस्से में यामाटो सुकुमो को विजिटिंग रूम में ले जाता है जहाँ कोई उससे मिलने आया था। सुकुमो हैरान होता है कि उससे मिलने कौन आ सकता है। वो विजिटर हाटोरी हांजू होता है। हाटोरी उसे रोकने की कोशिश करता है और उसकी डेडिकेशन को एक एक्टर के तौर पर प्रेज भी करता है। सुकुमो पूछता है कि उसने उसे कैसे ढूंढ लिया, तो हाटोरी बताता है कि उसने प्रिटेंड किया कि सुकुमो मिसिंग है और अब उसे यकीन है कि सुकुमो वापस लौटेगा तो और भी पॉपुलर बन जाएगा। लेकिन सुकुमो लौटने से साफ मना कर देता और दोनों के बीच में वहाँ पर बहस शुरू हो जाती है। उधर जुगो ये सब सुन लेता है जब वो भागने की कोशिश कर रहा होता है। सुकुमो कहता है कि अब उसने सच्चाई जान ली है और हटोरी और उसके कोवर्कर पर किडनैपिंग और झूठ फैलाने का आरोप लगाता है। हटोरी कुछ भी रिवील नहीं करता, बल्कि सुकुमो को उसकी माँ का अपमान करने पर डांटता है। सुकुमो एडमिट करता है कि उसे पता था कि वो उसकी असली माँ नहीं थी। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक मूवी डायरेक्टर अपनी फिल्म के लिए एक असली सिनोबी ढूंढ रही थी और उसने यंग सुकुमो को माकाबिसी के साथ ट्रेनिंग करते देखा और ये वादा किया कि वो उसकी असली माँ बनेगी और वो उसे एक सिनोबी वॉरियर बनाएगी। सालों बाद सुकुमो एक फेमस चाइल्ड एक्टर बन गया, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन हमेशा रहता था क्योंकि उसे ये तक पता नहीं था कि वो सच में है कौन। और आखिरकार वो वहां से भाग जाता और जेल पहुंच जाता है। अब प्रेजेंट में जुगो सुकुमो से कहता है कि उसका काम काफी सराहनीय है। इधर वहीं हम टूर्नामेंट में वापस आते हैं जहां पर जुगो अपने ब्लेड से मुआसासी पर हमला करता है जिससे स्टैंड्स में डिस्ट्रक्शन और क्राउड में पैनिक फैल गया था। मित्सु तुरंत ही ऑर्डर देता है कि इनमेट्स को इवैक्यूएट किया जाए और सभी कैमरास और ऑडियो फुटेज को बंद कर दिए जाएं। मूनो, निको और रॉक यामाटो की मदद से ब्लास्ट से बच निकलते हैं। वहीं जुगो और मुआसासी की लड़ाई जारी रहती है। मुआसासी अपनी आग से हमला करता और एक रिंग ऑफ फायर बनाता है ताकि गार्ड्स दूर रहे। वहीं सैलमन और कीजी मिलकर उसकी आग को कमजोर करते हैं और आखिर में उसे कैप्चर कर लिया जाता है। अब यहाँ पर हाजिमे जुगो से लड़ाई करता है तो वहीं ऊनो, रॉक और निको बीच में आकर उन्हें रोकते हैं, लेकिन जुगो यहाँ पर अपने ही दोस्तों पर पलट जाता है। लेकिन आखिरकार हाजिमे उसे अधमरा कर देता है। बाद में हाजिमे को उसके फेलो सुपरवाइजर उसकी हरकतों के लिए डांट लगाते हैं। फिर भी बिल्डिंग 13 टूर्नामेंट जीत जाती है। मित्सु से 3 दिन की सस्पेंशन लेटर थमा देता है और वहीं मामा को इस बात से रिग्रेट भी करती है कि उसे पनिश करना पड़ा। सस्पेंशन पूरी होने के बाद हाजिमे वापस नामा लौट आता है जहां पर सिदारो बताता है कि उसकी अनुपस्थिति में सेल 13 काफी काम रहा है। हाजिमे जुगो से मिलने जाता और केनू से जानकारी देता है कि मुआसासी बिल्डिंग 4 के अंडरग्राउंड सेल में कैद है और वो तब तक कुछ नहीं बोलेगा जब तक वो जुगो से ना मिल ले। हाजिमे को एक वॉकी टॉकी दिया जाता है ताकि जुगो और मुआसासी कम्युनिकेशन कर सके। हाजिमे जुगो से मिलने जाता है जो काफी डिप्रेशन में था। हाजिमे उसकी मदद करता और मुआसासी से बात भी कराता है। मुआसासी बताता है कि वो अस्कार वाले आदमी को ढूंढ रहा है और जुगो से पूछता है कि क्या उसे उसके बारे में कुछ पता है। वो ये भी कहता है कि उसे जुगो के साइकिल चाहिए ताकि वो उस गार्ड को खत्म कर सके। यहाँ पर मुआसासी रिवील करता है कि उसी स्केयर्ड गार्ड ने उसकी पावर ऑगमेंट की थी जिससे वो आग पर पूरी तरह से कंट्रोल करने लगा, लेकिन उसी की वजह से उसे हमेशा एक मॉन्स्टर के जैसा फील होता था। उसने गार्ड पर हमला करने की कोशिश भी की थी लेकिन वो असफल रहा। जुगो ये सुनकर शॉक हो जाता है कि उसकी साइकिल के एक्चुअली में 2 सेट्स हैं। हाजिमे कहता है कि जुगो कमजोर है क्योंकि उसके पास कोई डिजायर या मोटिवेशन नहीं है। जुगो भी एडमिट करता है कि बचपन से ही उसे किसी भी चीज की चाहत नहीं थी और साइकिल्स मिलने पर ही उसने पर्पस फील किया। वो कन्फेस करता है कि वो अपने सेलमेट से जेलस था क्योंकि उनके पास डिजायर्स थी। हाजिमे उसे न्यू ईयर्स टूर्नामेंट का प्राइज चुनने का मौका देता है लेकिन जुगो कुछ सोच नहीं पाता तो हाजिमे उसे उसका क्रैक्ड आईडी नंबर प्लेट फेंक देता है। जुगो अपने चेन्स तोड़कर उसे उठा लेता और वादा करता है कि वो अब अपने प्रॉब्लम्स का सामना खुद ही करेगा।
हाजिमे के सस्पेंशन के दौरान केनू इनमेट्स को बताता है कि अब वो सुपरवाइजर होगा, क्योंकि मामोको ने केनू, कीजी और सेलमैन को भी बारी बारी से सुपरविजन की ड्यूटी सौंपी थी। वहीं केनू निको को मेडिकल एग्जाम के लिए ले जाता है, लेकिन ऊनो और रॉक भी उसके साथ चले आते हैं। तो यहाँ पर केनू बताता है कि जुगो रियलिटी में इन्फर्मरी में नहीं बल्कि हेडक्वार्टर के इंटेंसिव मेडिकल वार्डन में रखा गया है। वहीं इन्फर्मरी में टुआ और हनी अपने माइनर इंजरीज का इलाज करवा रहे होते हैं। डॉक्टर आइनो निको को चेक करना चाहता था, क्योंकि वो दूसरों की मूव्स मिमिक कर सकता है और ये उसके शरीर के लिए हानिकारक हो सकती थी। ऊनो और रॉक निको की मेडिसिन ढूंढते हुए कागू गेट के पास पहुंचते हैं। वहीं सेल 13 में यमाटो ट्रेनिंग करवाता और सुकोमो भी उसकी मदद करता है। और वहीं हाजिमे बोरियत से बचने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता है। आखिर हाजिमे जुगो को वापस सेल 13 लाता और बताता है कि मुआसासी चाहता है कि वो अस्कार वाले आदमी से लड़े। वो ये भी रिवील करता है कि जुगो के सैकल्स प्रोटोटाइप हैं और वहीं गार्ड्स परफेक्ट वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। हाजिमे अपने एक्शंस के लिए माफी मांगता और जुगो उसे माफ भी कर देता है। वहीं पर मामोको सोच रही होती है कि वो हाजिमे को कैसे ग्रीट करे और मित्सुरु उसे टीच करता है। गुस्से में मामोको उसे अनकॉन्शियस कर देती है, जिससे हाजिमे डर कर वहां से भाग ही गया था। रॉक को एक नाइटमेयर आता और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसे पहली बार अरेस्ट कैसे किया गया था। वो अपने पिता से झगड़कर बाहर चला गया था और स्ट्रीट फाइट में अरेस्ट हो गया था। उसे जेल का खाना पसंद नहीं था, इसीलिए उसने रेबेलियन शुरू किया और वहीं पर वो पहली बार भागा। प्रेजेंट में रॉक सपने से जागता है तो जुगो उससे पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। रॉक कहता है कि वो ठीक है और उसे याद दिलाता है कि आज उसका विश फुलफिल होगा, जो कि था स्टोन ओवन का। वहीं बिल्डिंग 5 में लैंग ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी गार्ड इनोरी उसे बताता है कि रॉक ने बिल्डिंग 13 में उसे बुलाया है। कैंटीन में रॉक अपने लेजेंडरी स्टोन ओवन से पहला पिज्जा बनाता है और लैंग को एक स्लाइस ऑफर भी करता है। लैंग पहले तो मना करता है, लेकिन जुगो इंसिस्ट करता है कि वो इसे खाए। लैंग पिज्जा खाकर मान जाता है कि ये बेहद ही डिलीशियस है। सीरो उसे पिच बंस भी देता है। सब फूड एंजॉय करते हैं और रॉक कहता है कि उसे फाइटिंग से ज्यादा फूड पसंद है, क्योंकि फाइट से दुश्मन बनते हैं लेकिन खाना उसे हमेशा खुश रखता है। लैंग रॉक से माफी मांगता है तो जुगो कहता है कि रॉक अब कितना काम हो गया है। रॉक मानता है कि इसका कारण डेली डिलीशियस फूड है और दूसरा कारण जुगो से उसकी दोस्ती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब रॉक को गार्ड्स ने पीटा और भूखा रखा था, तब जुगो ने उसे ब्रेड दी थी। रॉक ने प्लेन ब्रेड खाने से इनकार कर दिया तो जुगो एस्केप करके फूड जॉइंट से बर्गर ले आया। अब प्रेजेंट में रॉक जुगो को धन्यवाद देता है और कहता है कि उसने उसे बदल दिया। जुगो थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन रॉक उसे टीज करता है कि ये बात उसे याद नहीं रहेगी। वहीं ऊनो सीरो से निको के लिए पीच बंस मांगता है। अब निको हॉस्पिटल बेड पर होता और डिप्रेस्ड महसूस कर रहा था, तो डॉक्टर आइना उसका एंड्रॉइड हेल्पर कागुया उसे एश्योर करते हैं। ऊनो, जुगो और रॉक उससे मिलने आते और स्नैक्स देते हैं। डॉक्टर आइना कहता है कि उसे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि उसे अभी रिकवर करना है। ऊनो मजाक करता है कि डॉक्टर यूजुअल से ज्यादा ग्रम्पियर होते हैं। तभी उस डॉक्टर की वाइफ साइंटिस्ट कजारी रॉकेट लॉन्चर से दीवार तोड़कर अंदर आती है। वो दोनों आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं। वहीं पर कागुया उन्हें समझाता है तो वो दोनों मान जाते हैं कि अपनी डॉक्टर के सामने वो झगड़ा नहीं करेंगे। कजारी बताती है कि निको का प्राइस गेम कंसोल तैयार है। वो सभी ट्रायल रूम में जाते हैं और गेम्स ट्राई करते हैं। काई को भी आर्केड रूम लाया जाता है, क्योंकि निको चाहता है कि वो उसके साथ ही खेले। काई पहले मना करता है, लेकिन चैलेंज को स्वीकार कर लेता और क्लॉ मशीन से एक प्लस ही जीत लेता है। कजारी निको का सुपर एडवांस और कॉम्पैक्ट कंसोल लेकर आती है और फ्लैशबैक में दिखता है कि जब जुगो और निको पहली बार मिले थे और जुगो ने उसे महंगा इंट्रोड्यूस कराया था। निको जुगो को थैंक्स कहता है कि उसने उसकी जिंदगी में फिर से रोशनी लाई। जुगो शर्माता है, लेकिन कहता है कि उसे वीडियोस गेम सिखाए, जिस पर निको एग्री कर लेता है। ऊनो मुआसासी को केन्यू के साथ देखता और इंसिस्ट करता है कि वो जुगो से माफी मांगे, तो मुआसासी भी सिंसियरली माफी मांगता है। वहीं ऊनो उसे गेम रूम में इनवाइट करता है। मुआसासी खुश तो होता है, लेकिन जानता है कि वो जा नहीं सकता। केनू कहता है कि अगर वो अपने पास्ट को रिवील करे तो जा सकता है, तो मुआसासी मान जाता और बताता है कि जब वो पैदा हुआ तो उसकी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा थी और उसकी माँ हमेशा कहती थी कि उसके अंदर सूरज की गर्मी है, और बदकिस्मती से ज्यादा देर तक उसे राहत नहीं मिली, क्योंकि उसके लिए वो गर्मी सहन कर पाना बिल्कुल असंभव था। अचानक उसके शरीर में भयंकर दर्द उठने लगा और उसे महसूस होता है कि उसका पूरा बदन जैसे जल रहा हो। रातें भी कुछ अलग नहीं रही। क्रोनिक नाइटमेयर्स उसे लगातार सताते रहे और सपने में वो खुद को आग के गोले की तरह भस्म हो रहा होता है। एक दिन स्कूल में ही बिना किसी चेतावनी के उसका शरीर एक भावुक फ्लेयर अप में इनगल्फ हो गया और वो सचमुच खुद को आग में झुलसते देख रहा था। उसे काफी सीवियर बर्न भी हुए थे और जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया उसने इसे स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबसन का मामला बताया और ये कह दिया कि इसकी बची खुची जान बचाना भी एक चमत्कार ही था।
धीरे धीरे उसके सारे क्लासमेट उसे बुली करने लगे और बाद में अफवाह उड़ी कि उसने कॉलेज में जानबूझकर आग लगाई थी। फिर जब उसका घर जलकर राख हो गया और उसके माता पिता आग में मारे गए तो एक स्टूडेंट ने उसके ऊपर आरोप लगा दिया और उसे आर्सोनिस्ट घोषित कर दिया गया। और जब ऑफिसर्स उसे अरेस्ट करने पहुंचे और स्ट्रगल हुआ तो मुआसासी अचानक फिर से आग की तरह एक्सप्लोड हो गया। लेकिन उसने इस सारे अपराध की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले ली, भले ही उसने वो अपराध किया नहीं था। और यही घटना उसकी कैद का सबसे बड़ा कारण बना। जर्मनी की एक जेल में रहते हुए मुआसासी की मुलाकात उस नेक स्कार वाले आदमी से हुई, वही शख्स जिसने उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए और जिसकी वजह से मुआसासी आज जिस मॉन्स्टर स्थिति में है। वो आदमी ने मुआसासी को ठीक करने का झांसा दिया, पर असलियत कुछ और थी। उसने मुआसासी की कंडीशन को और भी बढ़ा दिया और उसे फ्लेम्स कंट्रोल करने की क्षमता दे दी। और ये सब उसने अपने सिर्फ रिसर्च के लिए किया था। बाद में जब मुआसासी ने उस आदमी और एल्फ का सामना किया तो उसे बताया गया कि उसे अब इस पावर के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अब वो बाकी इंसानों से सुपीरियर हो गया है। लेकिन मुआसासी ने उन दोनों पर अटैक कर दिया। पर चौंकाने वाली बात ये रही कि स्कार्ड आदमी ने जूगो जैसी एक स्वॉर्ड आर्म टेक्निक निकालकर मुआसासी के प्रयासों को आसानी से रिपेल कर दिया। उस आदमी ने कहा कि जरूरी डेटा इकट्ठा होने के बाद मुआसासी अब उसके काम का नहीं रहा। फिर उसने हमला करके मुआसासी के चेहरे पर एक गहरा कट लगा दिया और वही परमानेंट स्कार जो उसके चेहरे पर आज भी थी। मुआसासी कहता है कि ये सब सच था, पर उसके पास इसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं बचा था। सारे फिजिकल सबूत नष्ट हो चुके थे, इसीलिए किसी ने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया। और ये कहानी जितनी सनसनीखेज लगती थी, पर तब भी कीनू ने मुआसासी की बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। जूगो और मुआसासी की पावर्स देखकर और इनमेट्स के ऊपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स की अफवाहों को सुनकर केनू पहले से इन क्लेम्स की जांच में लगा हुआ था। उसने रिपोर्ट सबमिट किए, पर सुपीरियर ने बार बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया। तब उसे शंका हुई कि कुछ सेडी चल रहा है और उसने खुद ही ये ठान लिया कि अब वो कल्प्रिट को एक्सपोज करेगा। उसी दौरान उन्होंने बिल्डिंग 3 के इनमेट को अपने गेम रूम में बुलाया। हालांकि फर्निशिंग अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने सच कहा कि वो चाहता था कि सभी मिलकर रूम को डेकोरेट करें ताकि सबको उसका गेम रूम पसंद आए। हाजिमे सातीरो और यामाटो वो फर्नीचर लेकर पहुंचे जो उन्होंने ऑर्डर किए थे और जल्द ही बाकी इनमेट्स भी अपने साथ चीजें लेकर आ गए। मुआसासी भी आता और सब मिलकर रूम सजाते हैं और खेलते हैं। थोड़ी देर में हाजिमे आकर कहता है कि उनका फ्री टाइम अब सिर्फ 1 आवर का ही रहा है और अब उन सभी का सेल में लौटने का समय आ गया है। शुरुआत में वो सब इनमेट रेबेल करते हैं, पर एक क्विक बीटिंग के बाद वो सब शरारती तरीके से ओबीडियंस दिखाते हैं और अपने सेल में वापस लौट आते हैं। रात में जुगो सो नहीं पाता और उन्हें उसके पास बैठकर दिन भर की घटनाओं पर उससे बात करता है और उसे इनकरेज करता है कि भले ही जेल की जिंदगी काफी बोरिंग हो, लेकिन उसमें भी उसे एंजॉयमेंट खोजने की कोशिश करनी चाहिए। उनो बताता है कि वो जुगो के उन फ्लॉज को जानता है और मानता है कि साथ मिलकर उन्हें आजमाते हुए धीरे धीरे चीजें सीखी जा सकती है। उसके शब्दों से जुगो को थोड़ी हल्की राहत मिलती है और वो सेल छोड़कर बिल्डिंग 13 की छत पर फ्रेश एयर लेने चला जाता है। छत पर रात का सन्नाटा और तारों भरी आकाश उसे सोच में डालते हैं, जब अचानक ही वो क्रीपी एल्फ फिर से उसके सामने आ जाता है। वो उसे प्रोवोक करने लगता है और कहता है कि जुगो को कुछ भी एंटरटेनिंग करना चाहिए। जुगो एल्फ की अचानक प्रेजेंस से काफी कंफ्यूज और डरा हुआ था। वो उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन गुस्से में मुड़ते ही एल्फ टेलीपोर्ट करके एक वाटर टैंक पर आ जाता है और अम्यूजमेंट में कहता है कि वो पहले साथ खेला करते थे। जुगो सोचने की कोशिश करता है कि ये है कौन और यहाँ पर कैसे आया। तभी एल्फ फिर से उसके पास आकर अचानक ही प्रिटेंड करके उसे छुरा मार देता है। जुगो पैनिक में पीछे हटता है और अपने घाव पर दबाव डालकर ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करता है, पर वो जल्दी ही समझ जाता है कि ये बस एक इल्यूजन था। उसके शरीर पर कोई वास्तविक चोट नहीं आई थी। वो एल्फ लगातार टेलीपोर्ट करता रहता है और जुगो से पूछता है कि क्या उसे वो आदमी याद है जिसने किसी खतरे की परवाह ना करते हुए उसे बचाया था और उसे फ्रीडम दी थी। जुगो असमंजस में था और वो उस घटना को याद नहीं कर पा रहा था। वो झल्ला कर कहता है कि सीधे सीधे बताए कि वो कौन है और वो किसकी बात कर रहा है, लेकिन वो एल्फ उसे नाम नहीं बताता, बस उसे टीज करता रहता है। वो एल्फ आगे कहता है कि उन्होंने जुगो को कुछ रिमार्केबल चीजें दी थी, पर उसे उन वेपन्स का इस्तेमाल करना होगा ताकि वो और डेटा कलेक्ट कर सके। वो जुगो से उसके स्वॉर्ड सैकल्स के बारे में सवाल करता और उसे स्पेसिमेन 15 कहकर पुकारता है, जिससे चिढ़कर जुगो एल्फ को गालियां देता और जोर देकर कहता है कि वो उन वेपन से लोगों को चोट पहुंचाने से इनकार करता है, क्योंकि वो तो उसके ऊपर जबरदस्ती इम्प्लांट किए गए थे। जुगो ने स्कार्ड आदमी और एल्फ के कनेक्शन का जिक्र सुनकर एल्फ को अल्टीमेटम दिया, या तो वो बताए कि उसका एनिमी कौन है या फिर यहाँ से चला जाए। पर वो एल्फ बिना कुछ बोले ही अचानक झपट्टा मारता है और वो जुगो को जमीन पर पिन कर देता है। वो उसके हाथों में चाकू गाड़कर धमकाता है कि अपना मुंह बंद रखे और अपने मास्टर का अपमान ना करे। यहाँ पर जुगो के दिमाग में एक पुराना फ्लैशबैक आता है, एक मेमोरी जो उसने अपने सबकॉन्शियस में दफनाई रखी थी। वो वक्त जब एक आदमी ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे भगाया था और कहा था कि अपनी खुशी ढूंढो और फिर कभी इनके हाथ मत लग जाना। एल्फ बताता है कि वो जुगो की खुशी से नफरत करता है,
इतनी नफरत कि वो उसके आसपास के हर किसी को मार डालने तक को तैयार है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।